हेलो बच्चों, एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने उसके 3 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आपको इसी एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आज इसका ये 4th लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, तो हम लोग फिर से आज इस लेक्चर के अंदर जो अपने पास इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हाँ, लेकिन अभी भी अपने पास काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करने के लिए बाकी है। तो आज हम लोग देखते हैं इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, वो है कह रहा फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये दोनों पॉइंट से जो है एक्स वाई एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पर है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। मतलब एक्स जो है और वाई जो है दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि एक्स वाई जो है अपने पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एक्स वाई एक पॉइंट है। मान लिया यहाँ पे एक्स वाई एक पॉइंट है जहां से पॉइंट जो है 3,6, ठीक है ना, और सेकेंड पॉइंट जो है -3, में 4, ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। और इक्वेशन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोनों पॉइंट्स जो है ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो भाई दोनों के डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद एक्स और y के बीच में ऑटोमेटिकली अपने पास क्या हो जाएगा, जो है इसका रिलेशनशिप है वो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यदि हम लोग डिस्टेंस बराबर करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, √x2 माइनस में क्या है x1 का होल x² प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल x²। अगेन फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x2 माइनस में क्या x1 का होल x² प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल x²। इस तरीके से हमने दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर दिया है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, बारी बारी से जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो चलिए बारी बारी से यदि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो और में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, x2 माइनस x1 का होल x² करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो x2 क्या पॉइंट होगा, सेकेंड वाला पॉइंट जो है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स का होल x² लिख सकते हैं। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल x² प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 6 माइनस में क्या हो जाएगा, y का होल x² इक्वल्स में अगेन फिर क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो -3, ठीक है ना, -3 माइनस में क्या हो जाएगा, x का होल x² और प्लस में कितना हो जाएगा 4 माइनस में क्या y का होल x²। इस तरीके से लिख दिया, सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब हम लोग चाहे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी के होल x² पे सॉल्व करना पड़ेगा। a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर में कितना हो जाएगा 9 माइनस 2ab करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 हो गया तो 6x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा x²। अगेन फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस में 12y और प्लस में कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बी के होल x² पे इसको भी सॉल्व कर लिया है और इसको भी सॉल्व कर लिया है। अगेन अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो a माइनस बी के होल x² पे सेम टू सेम फिर से सॉल्व करना है। तो देखिए a की जगह पे कितना है बताइए, -3 है का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -2ab करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल x² पे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो बाबू बताओ इसको किस फॉर्मूले पे, a माइनस बी के होल x² पे। तो a का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16 और उसके बाद माइनस में 2 4 जा कितना हो जाएगा 8y और प्लस में कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है,
तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से, है ना। अब इसको यदि आपने सॉल्व कर ही लिया है, अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स है उसको एक साथ कर लेते हैं, अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ना, आप यहाँ पे करेंगे क्या, एक तो काम कर सकते हैं, जितने भी टर्म्स है उसको एक तरफ कर सकते हैं। वैसे भी चाहे तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, दोनों तरफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, ताकि और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 जो है वो प्लस में है, 36 जो है वो प्लस में है। तो बताइए सबसे पहले x को हम लोग एक काम करते हैं, x वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 6x, और इस तरफ देखा जाए तो कितना है, प्लस में 6x है, तो ये भी आएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब y की बात करेंगे तो y जो है अपने पास कितना है, माइनस में 12y है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो कितना है, माइनस में 8y है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब कांस्टेंट का बारी है, तो देखिए 9 प्लस में है, 36 प्लस में है, तो 9 और प्लस में 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 9 है और प्लस में 16 है, तो प्लस में 9 और प्लस में 16 कितना, प्लस में 25, इस तरफ आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 25, इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6x और उसके बाद क्या, माइनस में 6x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में 12x लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है, माइनस में 12y और प्लस में 8y, तो बताइए माइनस में 12y और प्लस में 8y, तो इसको लेस कर लेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है ना। अब देखिए प्लस में 45 है, प्लस में 45 है, माइनस में 25 है, तो प्लस में 45 और माइनस में कितना 25, तो प्लस में कितना हो जाएगा 20, इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 12x और माइनस में कितना हो जाएगा बताइए मुझे 4y, इक्वल्स में माइनस में कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों में से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, -4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लिया तो 3x और प्लस में कितना हो चुका है y, इक्वल्स में कितना हो चुका है बताइए मुझे, माइनस में 20। अब ये माइनस में 4 से -20 को यदि हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आराम से क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में y इक्वल्स में कितना 0, 3x प्लस में y इक्वल्स में कितना लिख दिया हमने 0। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल्स में कितना माइनस में y। ठीक है ना, 3x इक्वल्स में कितना माइनस y, क्योंकि हमें क्या करना था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था या रिलेशनशिप फाइंड करना था। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसके रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 गुना x इक्वल्स में कितना है, -y के बराबर है, तो ये एक तरीके से क्या हो चुका है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकल चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी कौन से फॉर्मूले पे है बताइए बेस्ट, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर भी डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। तो भाई जहां पे जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको उसी तरीके से करना, ऑटोमेटिकली उसके कहीं ना कहीं आंसर्स जो है वो अपने पास निकल जाते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि ये वाला आपको जो इसके सॉल्यूशन है वो समझ आ गया होगा, इसी तरीके से करना होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट में देखते हैं कि अपने पास कौन सा कंसेप्ट है। देखिएगा, अभी तक हमने सिर्फ डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को क्लियर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और डिस्टेंस के ऊपर जितने भी लगभग क्वेश्चंस थे उसको भी अभी तक कर ही लिया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट और भी अपने पास कुछ फॉर्मूला है जिसको करना अभी बाकी है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले को करेंगे, तो उसको अच्छे से एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है अब अपने पास है यहाँ पे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इस फॉर्मूले को कहाँ पे हम लोग यूज करके क्वेश्चन के आंसर्स को निकालते हैं, वो भी अभी यहाँ पे हम लोग अच्छे से क्लियर करें। देखिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है वो समझ लीजिए। एक सेक्शन फॉर्मूला समझने से पहले आपको ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है, एक होता है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट के फॉर्मूले कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, क्या ए बी है, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट अपने पास कौन सा है, ए बी है। अब मैं कहता हूं कि जो P है इस लाइन सेगमेंट का कौन सा पॉइंट है, बता है मिड पॉइंट है। इस लाइन सेगमेंट का जो P है ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो आप खुद सोचिए P पॉइंट जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। P यदि इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो P पॉइंट क्या करेगा बताइए, इस पूरे AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। तो यदि इस पूरे लाइन सेगमेंट का मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो 10 मीटर का है,
तो आप खुद बताइए कि AP का लेंथ जो होगा, AP जो होगा वो कितने मीटर का होगा बाबू? 5 मीटर होगा। अगेन यदि BP की बात करें तो BP भी कितने मीटर का होगा? 5 मीटर का होगा। इसका मतलब है यदि हम लोग AP और BP का रेशियो निकाल लें, मतलब क्या, AP/BP निकालें, तो AP/BP कितना निकल जाएगा? 5:5। कहने का मतलब है 1:1 रेशियो आएगा ना। तो मतलब ये है कि यदि देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट का यदि कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट क्या करता है, उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या फिर उस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, कोई भी मिड पॉइंट जो होता है ना किसी भी लाइन सेगमेंट को, हमेशा वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, यहां तक तो समझ आ चुका है। तो अब देखिए आखिर ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं? तो अब जो अपने पास ये एपी पॉइंट जो मिड पॉइंट है, इसका यदि मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, इसका क्या फाइंड करना होगा? कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए मुझे? इसके लिए हम लोग जो है ना मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पी क्या है? पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अपने पास अलग अलग कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। देखिए मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को पहले फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x1 + x2 अपॉन में 2। अब यदि y कोऑर्डिनेट को फाइंड करना होगा तो y1 प्लस में क्या? y1 प्लस में क्या? y2 अपॉन में 2। ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट के अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले को लगा के आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। पी पॉइंट का आराम से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे इसमें x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा? तो देखिए पहले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग कहते हैं x1, और ये पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है इसको कहते हैं y1। अगेन यदि सेकेंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? y2, और इसके y कोऑर्डिनेट को कहा जाता है y2, x कोऑर्डिनेट को कहा जाता है x2। मतलब इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और कभी भी इस पॉइंट के मिड पॉइंट को, मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आपको कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है? मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आई होप कि ये सारा अच्छे से क्लियर अभी तक हो गया होगा कि मिड पॉइंट का आखिर हम लोग कहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए मिड पॉइंट के बाद जो है, चूंकि देखा आपने कि जो भी कोई पॉइंट यदि किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है तो वो क्या करता है? पूरे लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब बात आती है कि मिड पॉइंट का तो हमने समझ लिया है, लेकिन बात आती है कि कोई पॉइंट यदि किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है, मतलब जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि अपने पास जो है ना एक AB लाइन सेगमेंट है, ये AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो है ना पॉइंट P ये मिड पॉइंट नहीं है। तो मिड पॉइंट नहीं है तो बताइए क्या P पॉइंट जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा? क्या नहीं करेगा, ये किसी अदर रेशियो में डिवाइड करेगा। P पॉइंट क्या करेगा बताइए मुझे? अदर रेशियो में डिवाइड करेगा। जब ये अदर रेशियो में डिवाइड करेगा और मुझे बोला जाएगा कि P पॉइंट के जो है वो क्या करना है बताइए मुझे? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मुझे क्या करना है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तब बताइए क्या इसके लिए हम लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट जो है ना ये पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है। पी पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है। अब जब पी पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि पी पॉइंट इसको क्या करता होगा? पूरे लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड करता होगा, और जब अदर रेशियो में डिवाइड करता है और इसका मुझे क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए अच्छे से और ध्यान से आप बैठा लीजिए दिमाग में, हमेशा कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए किया जाता है सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल। इसके लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है बाबू? सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड करता है, कहने का मतलब है कि अदर देन 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा सेक्शन फॉर्मूले में भी हम लोग क्या करेंगे बताइए? कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड यदि मुझे करना है तो इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इन दोनों के लिए क्या है? अपने पास अलग अलग फॉर्मूला है। तो चलिए देखिए वो कौन सा फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला जो है अपने पास वो क्या फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। देखिएगा सेक्शन फॉर्मूला में कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट यदि फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है? mx2 + nx1 अपॉन में m + n। और इसका y कोऑर्डिनेट यदि आपको फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है?
my2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। अब आप कहेंगे कि सर इसमें x1 x2 y1 y2 तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मान लेते हैं जैसे अपने पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है मान लेते हैं, और ये इसका p पॉइंट है, तो ये पॉइंट का जो है x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 हो गया, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2 हो चुका है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए इसका x कोऑर्डिनेट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और इसके y कोऑर्डिनेट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले में m भी अलग से है, n अलग से है। m और n का मतलब क्या है, तो अच्छे से ध्यान से देखो, m का मतलब होता है इसका जो फर्स्ट रेशियो होता है, इसके पहले रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं m, और इसके सेकेंड रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं n। इसके फर्स्ट रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, m कहते हैं, ठीक है ना। इसके फर्स्ट रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं, और इसके सेकेंड रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं। मतलब p पॉइंट पूरे ए बी लाइन सेगमेंट को जो पहला रेशियो में डिवाइड करता होगा, इसका जो फर्स्ट रेशियो होगा उसको हम लोग m कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यदि p पॉइंट, यदि इस पूरे लाइन सेगमेंट को मान लिया हमने 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m का वैल्यू कितना होगा बताइए मुझे, 2 होगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो m की जगह पे 2 लेके वैल्यू हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और n की जगह पे 3 लेके आराम से इसका कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक तो ये सारा हमारा डिस्कशन था। अब इसके ऊपर जब एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे तो ये सारा कंफ्यूजन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर है, उसको फटाक से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए बाबू, इस फॉर्मूले के ऊपर काफी एप्लीकेशन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से और दिमाग में बैठा लीजिए कि x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n कर देना है, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n करना है। क्लियर है ना, तो चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फटाक से। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। मतलब आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। किस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, उसका रेशियो आपको फाइंड करना है। देखिए अब ये दोनों लाइन सेगमेंट को कौन सा ज्वाइन करता है, तो पहला जो है अपने पास कितना है बताइए मुझे, -1 कॉमा में कितना 7। ठीक है ना, और दूसरा लाइन सेगमेंट जो दूसरा पॉइंट है जिसको ज्वाइन करने से अपने पास लाइन सेगमेंट बना हुआ है वो कितना है, एक बार थोड़ा अच्छे से क्लियर यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए पहला कितना है -1 कॉमा में कितना 7, और दूसरा कितना है 4 कॉमा में कितना -3। अब इसको मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे पॉइंट है जो क्या करता है बताइए, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट को जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अदर देन 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि ऑलरेडी ये मेंशन कर देता कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता, ये जो पॉइंट है इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता। लेकिन यहाँ पे ये क्या रहा है क्या कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब बताइए क्या मैं इस पॉइंट को इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कह सकता हूँ क्या, नहीं कह सकता है, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अदर रेशियो में कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने अभी जस्ट देखा ही है। चलिए उसके लिए जो हमारे पास जरूरी के यहाँ पे डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बताइए x1 की जगह पे क्या वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं, तो भाई माइनस में 1। x2 की जगह पे क्या वैल्यू लेने वाले हैं, तो 4। अब इसके बाद y1 की जगह पे क्या वैल्यू लेंगे, 7, और y2 की जगह पे कितना वैल्यू लेने वाले हैं, -3। ठीक है ना, y2 की जगह पे कितना वैल्यू लेने वाले हैं, हाँ y2 की जगह पे कितना वैल्यू लेने वाले हैं, तो -3। m की जगह पे कितना वैल्यू लेंगे बताइए, पहला इसका जो रेशियो है वो कितना है 2, और n की जगह पे कितना रेशियो है 3 ले। ठीक है, सारा वैल्यू हमने यहां से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करना है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एम एक्स टू प्लस में क्या एन एक्स वन अपॉन में क्या एम प्लस में एन, ठीक है ना। तो देखिए एम एक्स टू, एम की जगह पे कितना वैल्यू है, एम की जगह पे बताओ क्या वैल्यू है, तो एम की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है 2 इंटू एक्स वन की जगह पे कितना वैल्यू है माइनस में 1 प्लस में एन एक्स टू, एन की जगह पे कितना 3 इंटू एक्स टू की जगह पे यदि वैल्यू की बात करें तो कितना है 4 और m प्लस एन करना है तो m की जगह पे कितना है 2 प्लस में n की जगह पे कितना है 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस में 2 हो चुका है और यहाँ पे कितना प्लस में कितना हो चुका है 12 अपॉन में 3 2 कितना हो चुका है 5। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस में 2 प्लस में 12 तो प्लस में 10 अपॉन में कितना 5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का कितना निकल चुका है 2 निकल चुका है। पहला जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना निकल चुका है 2 निकल चुका है। अब हमें क्या करना है बताइए, उस पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना होगा जिसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स में क्या हो जाएगा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में क्या m प्लस n। अब देखिए m की जगह पे ऑलरेडी हमें पता है कि वैल्यू कितना है, m की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, ठीक है ना। तो 2 इंटू y1 की जगह पे कितना वैल्यू है m y1 m y2 की जगह पे कितना है बताइए माइनस में 3 प्लस में n की जगह पे 3 है इंटू y1 की जगह पे बात करें तो y1 की जगह पे वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 7 अपॉन में m प्लस n करेंगे तो 2 प्लस बाबू 3 कर लेना। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए सॉल्व करने से क्या होगा, माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 21, प्लस में कितना 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये लेस करेंगे तो 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग आराम से कह सकते हैं कि हैंस, क्या कह सकते हैं बताइए मुझे, हैंस कोऑर्डिनेट इक्वल्स में कितना x कॉमा में कितना y, इक्वल्स में x की जगह पे जो अपने पास वैल्यू है वो कितना है 2 कॉमा में कितना हो जाएगा 3 और ये जो है ना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे 2 निकला है और y की जगह पे 3 निकला है तो 2,3 क्या हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और किस पॉइंट का, जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड करता होगा या फिर वो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट नहीं होगा, उसके लिए हमेशा हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, है ना। तो दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। बाकी रहा क्वेश्चन की बात तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई अलग अलग शॉर्ट वीडियोस बना के आप तक सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएं ताकि आपके लिए भी वीडियो ज़्यादा बहुत लंबा नहीं हो, है ना, और आपके सारी चीज़ें जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए। तो चलिए आज की इस क्लास में बस हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूले के ऊपर उसको प्रैक्टिस करेंगे और भी जो अपने पास और फार्मूले वगैरह हैं, ठीक है, करने के लिए उसको करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।